नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का पिछले 3 महीनों से फोकस बदला हुआ है। इस बात को 2016-17 के केंद्रीय बजट से भी बूझा जा सकता है। मोदी सरकार के पहले साल में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, निवेश की बड़ी बड़ी बातें हुई थी। अब उनकी जगह ग्रामोदय पर जोर है, फसल बीमा योजना का ऐलान है, तो गरीब आम आदमी के लिए माई बाप सरकार का रोल बनाया जा रहा है। बीपीएल परिवार को गैस कनेक्शन हो या ग्रामोदय योजना, इन पर नरेंद्र मोदी ने जो फोकस बनवाया है उसका असर अलग होना है। दिक्कत यह है कि इस समय सूखे, पानी की कमी और किसानों की दिक्कत का जैसे हल्ला है, उसमें सरकार को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि करे तो क्या करे। भीषण गर्मी ने चौतरफा अलग तरह की चिंता पैदा की हुई है। पानी की कमी का बड़ा संकट बना हुआ है। ध्यान रहे, इसी बजट में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रावधान आया था। गांव, देहात और किसान पर केंद्र सरकार के फोकस ने नई घोषणाएं करवाई है, मगर बुनियादी तौर पर मसला राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार नीति बना सकती है, पैसा पहुंचा सकती है, पर खेती और पानी का मसला बुनियादी तौर पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मसला है। यूं ये चर्चा चल रही है कि पानी को केंद्रीय अधिकार सूची के दायरे में लाया जाए। यह आसान नहीं है। सो सवाल है कि गांव, देहात, आम आदमी और पानी के मुद्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता में वाहवाही वाली बात क्या है और क्या कमी है? क्या केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं सचमुच बदली है? आम आदमी से जुड़ने की सरकार में चिंता के ठोस नतीजे क्या निकल रहे हैं या निकल सकते हैं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तराखंड में केंद्र सरकार और भाजपा का कोई भी दाव कारगर नहीं साबित हुआ। पहला दाव राष्ट्रपति शासन लगाने का था, दूसरा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का था और तीसरा शक्ति परीक्षण से एक दिन पहले संसद में उत्तराखंड का बजट पास कराने का था। इनमें से कोई भी दाव नहीं चल पाया। राज्य में हरीश रावत ने अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया। बसपा और निर्दलीय विधायकों ने उनका समर्थन किया। केंद्र का आखिरी दाव सोमवार को बजट पास कराने का था। हैरानी की बात थी कि जब मंगलवार को शक्ति परीक्षण होना था तो सोमवार को बजट क्यों पास कराया गया? जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्य में हाशिए पर बैठे विधायकों को एक मैसेज देने के लिए ऐसा किया गया। भाजपा ये दिखाना चाहती थी कि कांग्रेस को राज्य में बहुमत नहीं है। शक्ति परीक्षण के बाद भी राष्ट्रपति शासन ही लगे रहना है, इसलिए बजट पास कराया गया। इसके बावजूद कोई भी विधायक टूटकर भाजपा की तरफ नहीं गया। इससे पहले भी केंद्र ने 28 मार्च को प्रस्तावित शक्ति परीक्षण से एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाया था। इसी तरह जब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति शासन हटाकर शक्ति परीक्षण की नई तारीख तय की, तब भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे रुकवाया। परंतु शक्ति परीक्षण रुकवाने या रावत को बहुमत हासिल करने से रोकने का कोई दाव नहीं चला। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के आपसी टकराव से भी भाजपा का खेल बिगड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार पूरी तरह से अखिलेश यादव की कमान में चुनाव लड़ेगी। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव इस बार पीछे रहेंगे और उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति बनाने और प्रचार करने तक सब कुछ अखिलेश के हाथ में होगा। बताया जा रहा है कि एक रणनीति के तहत मुलायम सिंह ने अपने को पीछे किया है। वे नहीं चाहते हैं कि उनके साथ साथ पार्टी के बुजुर्ग नेता चुनावी मामलों में मनमानी करे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने को जानबूझकर पीछे किया है और मीडिया में यह मैसेज जाने दिया है कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे अखिलेश की कमान मजबूत हुई है। बताया जा रहा है कि अखिलेश और उनकी कोर टीम में मुलायम सिंह के साथ रहे पुराने नेताओं में से कोई नहीं है। अगर यह रणनीति कारगर हुई तो इस बार आजम खान से लेकर राम गोपाल यादव, अंबिका चौधरी जैसे कई पुराने दिग्गज नेता चुनाव में ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। परिवार के लोगों में शिवपाल यादव जरूर अखिलेश के साथ होंगे। इन दोनों की अच्छी जोड़ी बनती है। ये दोनों कितने कारगर होते हैं इसका अंदाजा राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम से लग जाएगा। अगर अमर सिंह और जया प्रदा में से किसी एक का नाम भी सूची में आ जाता है और एक बड़े मीडिया समूह के मालिक को राज्यसभा मिल जाती है, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों नेता पूरी तरह से कमान में है। सपा के सूत्र इस बात की संभावना जता रहे हैं।
असम में विधानसभा चुनाव से पहले जो नहीं हो सका उसे चुनाव के बाद अंजाम देने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस और लेफ्ट से लेकर नीतीश कुमार तक ने चुनाव से पहले प्रयास किया था कि भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन बने जिसमें कांग्रेस, अगप और अजमल की पार्टी हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया है। मतदान खत्म होने के बाद फिर से इस तरह का गठबंधन बनाने के प्रयास चालू हो गए हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के नेता भाजपा की दोनों सहयोगी पार्टियों पर डोरे डाल रही हैं। पिछले दिनों 2 दिन के पार्टी सम्मेलन में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने इस बात के संकेत दिए कि वो भाजपा से अलग किसी दूसरे गठबंधन में भी जा सकती है। इससे कांग्रेस नेताओं की सक्रियता बढ़ी है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 2011 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा था और उसके साथ सरकार में भी थी, इसलिए कांग्रेस को उसके साथ बात करने में दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता असम गण परिषद के प्रमुख प्रफुल्ल कुमार महंत के संपर्क में भी हैं। दूसरी ओर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल भी बीपीएफ और अगप के संपर्क में हैं। कांग्रेस और अजमल की पार्टी के बीच भी बातचीत चल रही है, यानी भाजपा को अलग थलग करने के लिए कांग्रेस, अजमल, बीपीएफ और अगप को एक साथ लाने की योजना पर काम हो रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हिमंता बिस्वा शर्मा जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस और अजमल के नेताओं के संपर्क में हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज उत्तराखंड विधानसभा बहुमत का पता लगाने के लिए शक्ति परीक्षण हो गया। आधिकारिक रूप से इसके नतीजे का ऐलान कल अदालत में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने हार मान ली है। कांग्रेस ने भी अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। शक्ति परीक्षण के बाद भाजपा के विधायक गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने धन बल का इस्तेमाल करके शक्ति परीक्षण में बाजी मार ली। शक्ति परीक्षण से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अपने दोनों विधायकों का समर्थन कांग्रेस को दे दिया। 3 निर्दलीय विधायक पहले की तरह सरकार का समर्थन करते रहे और उत्तराखंड क्रांति दल के इकलौते विधायक ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। इससे पहले ही अंदाजा हो गया था कि हरीश रावत बहुमत साबित कर देंगे। बाद में रावत ने एक विजयी भाषण देते हुए सभी विधायकों, सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड के लोगों का धन्यवाद किया और दावा किया कि कांग्रेस ने विश्वास मत जीत लिया है। शक्ति परीक्षण की खास बात ये रही कि कांग्रेस की रेखा आर्य पाला बदलकर भाजपा के साथ चली गई, तो भाजपा की भीमलाल आर्य ने हरीश रावत का साथ दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में 33 और भाजपा के पक्ष में 28 वोट पड़े। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण का आधिकारिक रूप से नतीजा आने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। हरीश रावत के बहुमत साबित करने की खबरें आने के बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण का नतीजा मोदी सरकार के लिए बड़ा धक्का है और आशा है कि अब वे सरकारें गिराना बंद करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दक्षिण के 3 चुनावी राज्यों का आज का दौरा रद्द हो गया। उनके ऑफिस ने ट्वीट करके बताया कि सेहत खराब होने के कारण वे पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर नहीं जा सकेंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले सोमवार को एक अनाम चिट्ठी सार्वजनिक हुई थी जिसमें राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस चिट्ठी में दावा किया गया था कि उनकी आज की पुडुचेरी की सभा में हमला होगा। इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। गृह मंत्रालय ने एसपीजी और आईबी को राहुल की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए थे। बहरहाल राहुल ने अपने ट्वीट में तीनों राज्यों के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि उनको रविवार से बुखार है और डॉक्टर ने उनको 2-3 दिन तक आराम करने को कहा है, इसलिए वे 10 और 11 मई की सभाओं के लिए नहीं आ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पार्टी के सांसदों से मिले। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने चुनाव क्षेत्र में जाए और सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएं। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में कम से कम 7 रातें गुजारें और लोगों से मिले। सांसदों के साथ मोदी की बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 26 मई से 26 जून के बीच 1 महीने तक केंद्र सरकार के मंत्री देश भर में 200 जगहों का दौरा करके अपने अपने विभाग की उपलब्धियां बताएंगे। साथ ही वे लोगों को ये भी बताएंगे कि विपक्ष की वजह से सरकार क्या क्या काम नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों से कहा कि 26 जून को आपातकाल की बरसी है, उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में आज राज्यसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री और सदन के नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मसले पर प्रधानमंत्री की आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के शांताराम नाइक की ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक राजनेता सदन से बाहर दूसरे राजनेता के खिलाफ बयान देता है, उसे विशेषाधिकार हनन का मामला कैसे बनाया जा सकता है। इस पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में बोले या सदन से बाहर बोले, देश में बोले या देश से बाहर बोले, लेकिन वे प्रधानमंत्री होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने एक दूसरे से उलट बयान दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
भारत की सार्वजनिक बहस में इन दिनों आर्थिकी की चर्चा में सर्वाधिक फोकस किसान पर होता है। किसान और गांव का मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है। मौसम की मार एक कारण है तो खेती का नुकसानदायी बनते जाना दूसरा कारण है। उस नाते सरकार ने ग्रामोदय के नारे से जो फोकस बनाया है उसके कई मतलब है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। इस साल के आम बजट से गांवों के बारे में विचार की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वह जारी है। अरुण जेटली के बजट में गांव, किसान और गरीब के ऊपर फोकस था। ग्राम पंचायतों के लिए और गांवों में सड़क बनाने के हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए भी भारी भरकम रकम आवंटित की गई। उसके बाद पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर में ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने देश भर के पंचायतों के प्रतिनिधियों से बात की और उन्हें अपनी सरकार की योजनाओं और कामकाज के बारे में बताया। जाहिर है इसके पीछे राजनीतिक जरूरत भी काम कर रही है। पिछले साल जिस तरह से मोदी के ऊपर सूट बूट की सरकार चलाने के आरोप लगे, उन्हें देखते हुए सरकार के लिए जरूरी भी था कि वह अपना फोकस बदले। सो सरकार का फोकस बदला है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का ऐलान किया है। किसानों के लिए मार्केटिंग पोर्टल की भी शुरुआत हुई है। लेकिन सवाल है कि सरकार किसानों के हालात कैसे ठीक कर पाएगी? क्या सिंचाई योजना और मार्केटिंग की व्यवस्था करने से हालात बदलेंगे? जानकारों के बीच इसे लेकर दो राय है। कई जानकार मान रहे हैं कि पंजाब में 90% से ज्यादा इलाके में किसी न किसी तरह की सिंचाई की व्यवस्था है, या तो नहरें हैं या ट्यूबवेल है। इसके बावजूद वहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि मामला उतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है। खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और यह नुकसान वाला काम बनता जा रहा है। पानी की समस्या उसका एक पहलू है तो समय पर खाद बीज की उपलब्धता दूसरा पहलू है। किसानों को बैंकों से आसानी से कर्ज नहीं मिलना भी एक बड़ी समस्या है। भंडारण और बाजार का अलग पहलू है। सो जब तक समग्रता से इस पूरे मामले को नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। गाँव पर सरकार के इस फोकस के बीच पानी की समस्या खड़ी हो गई है। पीने के पानी की कमी से देश का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा है। महाराष्ट्र में लातूर और विदर्भ के गांव हो या बुंदेलखंड के गांव, हर जगह एक जैसी समस्या है। सरकार देश भर में पानी की ट्रेन भेज रही है। इस संकट का गंभीर पहलू यह है कि हर जगह भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। भूजल स्तर में अगर सुधार नहीं होता है तो सिंचाई के वैकल्पिक साधन कारगर नहीं होंगे और पीने के पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जाएगी। बहरहाल ये अच्छी बात है कि सरकार गांव, किसान और गरीब की फिक्र कर रही है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने नई फसल बीमा योजना शुरू की जिससे किसानों को प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं के चलते होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। सरकार के लिए एक राहत की बात यह है कि इस साल मौसम विभाग ने सामान्य से बेहतर बारिश का अनुमान जताया है और यह भी कहा है कि पूरे देश में एक समान रूप से बारिश होगी, यानी कहीं ज्यादा या कम बारिश नहीं होगी। अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो सरकार गांव और किसान के लिए शुरू की गई योजनाओं पर बेहतर ढंग से अमल कर पाएगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गाँव, खेती, पानी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मौसम को लेकर चौतरफा चिंता बनी हुई है। यो मौसम विभाग ने अच्छे मानसून की भविष्यवाणी की है। बावजूद इसके मौसम को लेकर दुनिया में अनिश्चितता और बदलती जलवायु ने तमाम तरह की चिंताएं बनाई है। पानी को लेकर हर कोई गंभीर बना है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकताएं क्या कहती है, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हाल में कुछ क्या बदला है, खास तौर पर गांव, खेती, पानी, आम आदमी की चिंता, इन मामलों में? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने पिछले बजट में भी बहुत फोकस किया कि एग्रीकल्चर, किसानों पे उसका लगता था कि बजट बहुत उस पर ध्यान दे रहा है। और दूसरा, जैसा हम देख रहे हैं कि ग्राम की बात होती है या ग्रामीण इलाकों की, या प्रधानमंत्री पानी की बात भी करते हैं, ये बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन क्या इससे कुछ ग्राउंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है कि उसमें दो चीज़ें सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं। एक तो जो मेन लाइन जो इनकी थिंकिंग है इकोनॉमिस्ट की, जो सरकारें फॉलो करती आई हैं, जो इस सरकार के भी अंदर बहुत अच्छी तरह जमा हुआ है सोच, जो है कि किसानों को या गांव से लोगों को पहले शहर की तरफ प्लान करवाना है।
ये हम ना भूलें। जब ये आपकी सोच है ही है, या पूरी सोच इकोनॉमिक ग्रोथ की जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो है वो ये है कि गांव को लोगों को निकाल कर शहरों में लाना है, तो जब वो लाना है तो फिर किस ग्राम की हम विकास की नहीं 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 ये नहीं, नरेंद्र मोदी ने पहले भी फोकस ये किया है कि आदर्श गांव विकास हो, हर विधायक को, हर सांसद को एक गांव अपना लेकर उसके विकास की बात की, या अभी भी ये कहा है कि ग्रामोदय होगा तो देश का उदय होगा। पहले मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया वो फोकस था, अब कुछ चेंज नहीं, मतलब कुछ अप्रोच में भी फर्क नजर नहीं आया आपको? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये अप्रोच जो चेंज हम देख रहे हैं, जो ऊपर से नजर आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को ना नहीं करता। लेकिन पहले हमें एक चीज जो मेरा मानना है वो ये है कि जो वर्ल्ड बैंक की नीति हमारे ऊपर थोपी गई थी, जो ये कहती है कि 40 करोड़ लोगों को 2015 तक आपको गांव से शहरों की तरफ निकालना है, तभी CII कह रही है कि 2020 तक हम 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। 30 करोड़ जॉब्स तो आजादी के बाद नहीं क्रिएट हुए, तो ये अभी कहां से 4 साल के अंदर क्रिएट करेंगे? वो इसलिए क्रिएट करेंगे लोगों को गांव से निकाल के जो दिहाड़ी मजदूर है उसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारी एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर इसमें जब तक चेंज नहीं आएगा तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री की इच्छा बहुत अच्छी है, बहुत सोच अच्छी है, वो तब तक वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा जब तक कि हम इस इच्छा को या इस सोच को नहीं बदलते। नहीं, लेकिन इच्छा को, सोच को तो योजनाओं से ही किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर दे रहे हैं, या अगर ये कि किसान के लिए फसल बीमा वाली गारंटी करवा रहे हैं, या इस तरह की फसल की अच्छी फसल पैदा करने और उसके उपज के दाम देने की, ये तमाम बातें जो छोटी छोटी हो रही है, लेकिन उससे फोकस तो बदलता है। उसमें देखिए जो फोकस आप बदलता है, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें शायद अभी समय लगेगा। कारण ये है कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सब ये जो जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं जो अच्छी आ रही हैं, लेकिन मूलतः प्रॉब्लम ये जो फोकस आ रहा है सरकार का, मेरा मानना है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये नजर आ गया है 2 साल के बाद, ग्लोबल सिचुएशन प्लस इकोनॉमिक सिचुएशन। आज हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ है, आज नौकरियां नहीं है शहर में, और जब शहर में नौकरियां नहीं है, चाहे ये 8% इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले, नौकरियां नहीं है आज, किसके लिए ग्रोथ है ये सवाल। ये भले मजबूरी में हो, लेकिन हो तो रहा है, चेंज तो हो रहा है। मैं बिल्कुल आपसे वही कह रहा हूं कि शुरुआत तो की है, बिल्कुल सोच अच्छी है, लेकिन इसको अगर वाकई हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट दिखाई देगा तो उनको और भी ठोस कदम लेने पड़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि शायद अब, क्योंकि मजबूरी कह लीजिए, जमीनी तौर पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिसकी कमी अभी इसमें इस सरकार में भी नजर आ रही है? देखिए, जमीनी जो स्तर पे होने की जरूरत है कि आज सारे देश में हम ये मान के चले हैं जैसे सूखा पड़ा है, एक पानी की कमी है, डिस्कनेक्ट बिल्कुल साफ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तब जाके सारी सरकार अगर होश में आती है, इसका मतलब साफ है कि उसकी अनदेखी हो रही थी, आज अनदेखी हो रही थी। और 70 अगर करोड़ लोग वहां रहते हैं, सरकार जो पार्लियामेंट में जो मर्जी कहे या सुप्रीम कोर्ट में जो मर्जी कहे, 70 करोड़ लोगों को अगर आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी सोच वहां पर थी ही नहीं। अभी के तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो पानी का जैसा संकट है, या गांव देहात में रोजगार और इसके जो संकट है, क्या लगता है आपको कि अगले 6 महीने, खास तौर पर मानसून की जो भविष्यवाणी हुई है और सरकार का जो फोकस बदलता हो, उसमें कुछ राहत या कुछ उसका एक ब्लूप्रिंट तात्कालिक तौर पर कुछ बनता हुआ लगता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और जो ये आप कह रहे हैं कि मानसून की अच्छी जो खबर है, वो बहुत से लोग इसको मान के चल रहे हैं कि वो इसलिए है कि ताकि फील गुड फैक्टर रहे। अच्छी बात है, फील गुड फैक्टर रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम सचेत हैं, क्या हम तैयार हैं अगर ये सूखा और चलता है? सेकेंडली, जो लोग उसमें जो उसको सह रहे हैं उस सूखे को, उसके लिए हमने आज तक क्या किया? अभी 2 साल के अंदर मुझे कुछ नजर नहीं आया। सरकार ने खुद कह दिया सुप्रीम कोर्ट में, जितना हमने करना था कर लिया। अगर ये अप्रोच है तो मुझे लगता है कि हम जो आशा कर रहे हैं वो शायद उसमें बहुत साल लगेंगे। देवेंद्र जी, आपके अपने अनुभव में मौसम का जो चक्र बदलता हुआ लगता है, या जो जलवायु परिवर्तन का जो फर्क हल्का फुल्का, उसको लेकर कृषि मंत्रालय या भारत सरकार में एक साइकिल को लेकर या इसको लेकर कुछ समझ, कुछ चिंता बनी या नहीं बनी? ये तो शुक्र है IPL का, कि IPL ने कम से कम एक माहौल बनाया कि माहौल बनाया जिसके करके सरकार जवाब दे रही है आज। वरना तो वो कह रहे थे कुछ दिक्कत की बात नहीं है, हमने सारी कॉन्टिजेंसी प्लान लगाए हुए, सब कुछ ठीक है, उनका तो ये कहना था। तो अभी तक भी हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत जो है एक्चुअली वो जो लोग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सूखे में पीड़ित हैं, वो कहीं उसमें नजर नहीं आते। हमें ये मान के चल रहे हैं, हमारी सोच में है कि सूखा पड़ रहा है, लेकिन शायद इथोपिया में है, शायद अफ्रीका में है, भारत में नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। आपको हैरानगी होगी व्यास साहब कि मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में 30 जिलों में से 28 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। बेंगलोर में आपको भनक भी नहीं मिलती कि शायद हमारे प्रदेश में सूखा कुछ गांव देहात में ऐसी स्थिति है। मौसम की मार जो है वो ये सूखे की ये बहुत ज्यादा हो रही है, और इस मार को लेकर बाकी देशों में कैसा रिएक्शन है, कैसी तैयारी, और हमारे यहाँ कैसा है, इसका कुछ आपने तुलनात्मक देखा इस मामले को? आपको ये हैरानगी होगी जान के कि पिछले कुछ सालों में 2015, 14, 13 पिछले जो साल है, टेक्सास और कैलिफोर्निया
दुनिया में भयंकर सूखा पड़ा है। हाँ। माना जाता है कि 1930 के बाद जो सूखा था इतना भयंकर कभी नहीं हुआ है। हाँ। और वहां पर का जो एग्रीकल्चर क्राइसिस हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया है, और जैसे भारत में सूखा पड़ा है, और ये भी बड़ा भयंकर सूखा था, क्योंकि आप ये ना भूलिए कि 2 साल तो लगातार हुआ है, लेकिन कई एरियाज में तो 3-3, 4-4 साल से, झारखंड में 5 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है उन इलाकों में जहां पर 133 नदियां सूख गई हैं। तो वहां पर क्या हुआ, कहीं सोच है? कुछ नहीं है हमारे लेकिन वहां आपके अनुसार अमेरिका में हुआ और उन्होंने उस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया कायदे से। बिल्कुल किया। हमें सबक लेना चाहिए कि उन्होंने पहले एक्सेप्ट भी किया कि हमारे यहाँ सूखा हो रहा है, उसके लिए क्या क्या कदम लेने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लिए हैं उन्होंने कदम। हमारे देश में इस तरह की कोई तैयारी, इस तरह की सोच कहीं नीति निर्धारक लेवल पे होती ही नहीं है। 2 जगह नहीं होती है, एक तो मीडिया में नहीं होती है और एक सरकार में नहीं होती है। तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिलाया, आईपीएल ने शायद मीडिया को हिला दिया। जी देवेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।